हेलो प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10th का एक मैं चैप्टर लेकर आया हूँ जो आप लोग का वास्तविक संख्या से रिलेटेड होगा। जो वह आपका एक कथन है अंगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंगणितीय आधारभूत प्रमेय का कथन जो है दो महान गणितज्ञों ने यूक्लिड और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिए हैं। सबसे पहले यूक्लिड ने प्रमेय 1.2 को एलिमेंट्स की पुस्तक 9th क्लास के 14 साधक रूप में किया, लेकिन सबसे पहले सही उत्पत्ति जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपने जीवन काल में 1777 से लेकर 1855 ईस्वी में ने किया। और केवल ये गणित में ही योगदान नहीं किए बल्कि ये हमारे भौतिकी विज्ञान में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो ये जर्मन वैज्ञानिक रहने वाले थे, इनकी कृति है जिसका नाम है डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिकी, यानी थोड़ा सा वर्ड है, इस पर ध्यान देना है। यही है डिस्क्विजिशंस अरिथमेटिकी में दी है, जिन्होंने अंगणितीय आधारभूत प्रमेय और भी कथन जो लिखे हैं उनकी जो भी मैंने कथन इस एक बुक में सेव किया गया, जो आप मतलब ये बुक्स को देखेंगे तो इसमें जिक्र है। और इन्होंने और भी बहुत सारे जैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेसेस हैं, एपी जिसको बोलते हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक जीवनी को वहाँ पर सुनाऊंगा और या इसको ख़त्म होने के बाद बताऊंगा उसकी इनकी जीवनी क्या है। और इन्होंने गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अंगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में। और इनका जो नाम है सभी समय कालों में, जैसे जैसे समय बीतते गया सभी समय कालों में इनका नाम न्यूटन और आर्किमिडीज जो है इनके जैसा उनको भी नाम लिया जाता है। तो इन्होंने ये अंगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में क्या कहा है, तो हम ये जानने से पहले एक इनकी छोटी सी सोच बता रहा हूँ। जो छोटी बाल अवस्था 7 साल की उम्र में इन्होंने एक ऐसे कथन को व्यक्त किया जिन लोगों ने आज या समय कालों में इनको गणितज्ञ का राजकुमार क्यों कहा गया, तो वो जानेंगे किस वजह से हुआ। तो देखिए, उन्होंने कक्ष में जब पढ़ाई कर रहे थे तो 1 से लेकर 1+, 2+, 3+ ऐसे ... 100 तक लिखा हुआ था। तो इनकी क्लास में जो शिक्षक थे इन्होंने कहा कि इनको गिन कर बताना है, इसको मैंने योग करके बताना है कि योगफल कितना आता है टोटल। तो इन्होंने 7 साल की उम्र में क्या किए कि 1+100 को ले लिए और जोड़ने पर 101 आ रहा है। फिर शुरू से 2 ले लिया, इधर से 99 ले लिए, जोड़ने पर 101 आया। इस तरह से 3 लेते हैं, 97 लेते, जोड़ने पर 101 आया। इस तरह से इन्होंने करते गए, लास्ट में आपका डिजिट मिला, यानी टोटल 50 होगा। 100 का आधा 50 तक गए और बाकी 101 में गुना कर दिए तो 50 आया। और ये क्लास टीचर के सामने जब इन्होंने अपना आंसर दिखाया, 0 हुआ, 5 हुआ और 5 हुआ। हाँ ठीक था, मैंने मिस्टेक हमको लगा हुआ है, नहीं सही था। तो इन्होंने ऐसे गुना कर दिया डायरेक्ट ही, जो कि हम एपी में इसको हम बनाएंगे तो n/2 2a कोष्ट n-1d पर भी प्रमाण किया जा सकता है। इन्होंने ही इस कथन को व्यक्त किया। तो ये देखा गया कि 100 बार में हम ऐसे ये कर रहे थे 50 बनाएगा तो 50 n हो गया, 101 को गुना कर दिए, टोटल संख्या निकल गया। तो उनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने 3 बार रिप्ले किए, तीनों बार आंसर नहीं लाए। जब शिक्षक ने इनका योग करना शुरू किया तो उनको 8 से 10 मिनट लग गया, लेकिन लास्ट में आंसर करेक्ट आता है। तो उन बालक को बहुत बड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया
गया और बाद में चलकर इन्होंने ही कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम से जाना गया, जो कि बहुत बड़ा योगदान दिए। इस तरह से बहुत सारे योगदान है। अब बाकी आप अगले क्लास में भी जान सकते हैं। एक दो तीन के बारे में बताए हैं। अब हम अपना मेन फैक्ट्स पर आते हैं। अंगीय आधारभूत प्रमेय के बारे में इन्होंने क्या कहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अंगीय आधारभूत प्रमेय के बारे में इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप बोले हैं कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में गुणनखंडित किया जा सकता है। तो यह गुणनखंडित जो है अभाज्य संख्या गुणनखंडों के बिना आने वाले क्रम के बिना एक अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है कि हम कोई भाज्य संख्या को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक अभाज्य संख्या मिलेगा, और वो अभाज्य संख्या को अगर गौर से देखा जाए तो वह क्रम के बिना एक अद्वितीय होता है उसका गुणनखंड। तो कैसे क्रम के बिना? क्रम का मतलब किसी प्रकार से तोड़िए पर वह एक ही प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो जिसका एक ही प्रकार से रिजल्ट आता है उसी को कहते हैं अद्वितीय। तो हम एक संख्या लेता हूँ, भाज्य संख्या जो है 60 है। अब इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो हमारा 30 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 60 का हुआ 2 गुना 2 हुआ 3 और 5 हुआ। तो ये आपका 60 जो है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 60 का गुणनखंड 2 से अधिक बार आ रही है, इसलिए हम 60 को भाज्य संख्या कहेंगे। और ये 60 जो गुणनखंड में टूटा है तो प्रत्येक संख्या एक आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, क्योंकि इस संख्या को किधरों से आप लेकर देखिएगा तो उसका रिजल्ट एक ही आएगा, इसलिए सब अद्वितीय होता है। अगर अब कहने का मतलब है हम 60 को हम ऐसे भी तोड़ सकते थे 3 गुना 4 गुना 5। तो क्या ये एक क्रम के बिना अद्वितीय है? नहीं है, क्योंकि 4 जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या एक अद्वितीय हल को नहीं दर्शाया। उसी तरह से 60 को हम चाहते हैं 15 चौका कर दें तो 15 और 4 दोनों भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर 1 गुना 3 गुना 4 गुना अगर 5 कर दे तो मेरा एक भी जो है ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या है, ये एक का मात्र केवल एक ही गुणनखंड हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा 60 का अभाज्य गुणनखंड का रूप में नहीं हुआ सही ढंग से। तो इसीलिए अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप का मतलब होता है कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 करते हैं तो हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में क्या हुआ, एक अद्वितीय हुआ। क्योंकि इसका रिजल्ट आप किसी तरह से तोड़िएगा, 3 गुना 2 गुना 5 गुना 2 कीजिएगा तब भी 60 आएगा, या 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा तब भी 60 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं क्रम को अगर हम बदलते हैं तो एक ही रिजल्ट आता है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 60 जो है अपने क्रम के बिना एक अद्वितीय हल हुआ। तो हम इसका अब व्यापक रूप से जानेंगे कि क्या मतलब होता है। देखिए व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। अगर हम व्यापक रूप को बात करें, जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि x एक भाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड जो टूटेगा P1 P2 P3 डॉट 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 Pn टूटेगा, जहाँ हम कह सकते हैं कि P2 P3 डॉट डॉट Pn एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जो P1 होगा वो P2 से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, या P3 जो होगा वो P2 के बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा। इस तरह से हम डॉट डॉट लास्ट Pn तक भी जा सकते हैं, छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x मेरा एक भाज्य संख्या, उसको अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो जो गुणनखंड आएगा या तो बराबर आ सकता है और नहीं तो उससे बड़ा आ सकता है। जैसे 60 पर हमने चर्चा किया था तो 2 गुना 3 आया था और 5 आया था, तो 2 बार आया, तो मैंने कहा था P1 P2 बराबर में, तो बराबर तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो उसको गुणनफल के घात के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है तो 2 के बाद में 3 आता है तो 2 से बड़ा है कि नहीं है,
और यहाँ पर हम कह सकते हैं 5, तो इससे भी बड़ा 5 है, तो ये कंडीशन हमारा साबित कर रहा है। तो इस तरह से अभाज्य वैसे भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त होता है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ तो बहुत प्रकार से संख्या के क्षेत्रों में और त्रिभुज और एपी जैसे चैप्टरों में इन अंगणितीय आधारभूत प्रमेय का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस तरह से हम लोगों ने अंगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में समझा। अब हम अगला स्टेप लेकर आऊंगा कि क्या अंगणितीय आधारभूत प्रमेय के माध्यम जो है भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसका अगला स्टेप हो जाता है कि अभाज्य गुणनखंड माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाली जाती है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम इसके बारे में जानें कि लसा और मसा क्या है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ये आपका स्टेप खत्म हुआ, अब हम लसा और मसा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अब लसा लिखा गया तो लसा ही जाने। लघुत्तम समावर्तक होता है, यानी हम लोग एलसीएम कहते हैं इसको, एलसीएम ऐसे। लसा का मतलब एलसीएम होता है। अब हम ये जानेंगे कि लसा क्या है। तो देखिए, कोई भी प्रकार की दी गई संख्या, कोई भी प्रकार की दी गई संख्या होती है तो उससे क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है लसा जो है ये हमारा वह सबसे छोटी संख्या भी होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब मान लीजिए कोई लसा आया है, जैसे कि मान लीजिए 60 है और 40 है। इसका लसा हमने निकाला है 60 और 40 का, तो मेरा कितना आया है, मान लीजिए सपोज डेट हम इसका कॉमन करते हैं तो निकाल कर भी चेक करते हैं तो हमारा 120 आता है, मान लीजिए सपोज डेट। तो 60 से ये 120 विभाज्य है, 40 भी जो है 120 120 जो 40 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि लसा वह सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, जो कि दी गई संख्या से ये पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, लसा निकालने का मतलब होता है एक और तरीका से कि 60 और 40 का गुणनखंड तोड़ लिया जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और उससे हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा घात होता है उसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। ये भी आप परिभाषा दे सकते हैं कि दी गई संख्या में जिस संख्या का गुणनफल का अधिकतम घात होती है उस घात को गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त कर देते हैं तो भी मेरा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से निकाला जा सकता है। या परिभाषा आप बोलना चाहते हैं तो दोस्त, लसा वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसको हम लसा कहते हैं। अब देखेंगे मसा किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। और महत्तम समावर्तक यानी हम लोग कह सकते हैं हाई कॉमन फैक्टर होता है, जो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी कहने मतलब है मसा वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। दी गई संख्या माने जो संख्या है उससे क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि लसा वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः, संख्या से मैं बोल रहा हूँ, और इसमें मसा में बता रहा हूँ कि मसा वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर, को मैं बोल रहा हूँ, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है, मतलब जो मसा निकल रहा है उससे वो दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। ये आपकी शॉर्टकट से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स बड़ी परिभाषा देने की क्या जरूरत है, आपको समझ आना चाहिए। शॉर्टकट से मैथ का थ्योरम जो है समझ गए तो मैथ बनाने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक और तरीका से बोल सकते हैं कि जो संख्या होगा उसका जो हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करेंगे तो जो सबसे लोअर घात का गुणनफल होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ये भी बोल रहा है कि दी गई संख्या का जो सबसे कम घात वाला होगा वही समान अगर मिलता है तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा।
तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ की बात बता रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड भी से लसा और मसा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जैसे एक संख्या विचारेंगे 60 पर और 40 पर ही लेता हूँ। तो 60 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। यदि मान लीजिए आपको डायरेक्ट नहीं तोड़ना तो ऐसे भी कर सकते हैं। 30 आएगा, 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा। और 40 जो है इसको तोड़ेंगे तो 20 आएगा, ये तोड़ेंगे तो 10 आएगा, ये तोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से मैंने 40 को देखा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 आया। तो देखिए इस प्रकार से हमने कहा था इसको घात के रूप में व्यक्त करना, घात के रूप में व्यक्त करना होगा। तो नहीं किए तो कोई बात नहीं है। इसमें मैंने कहा हूँ जो मसा होगा वो अधिकतम घात यदि समान होगा वही मसा आएगा। तो अधिकतम घात सबसे कम घात वाला बोलना चाहिए। तो यहाँ कम घात इसमें 2 है, इसमें घात 3 है, तो कम घात वाला तो 2 इसमें तो 2 इसमें है, तो वहीं 2 बार लेना होगा 2 को। अब 5 इसमें दोनों में एक बार मिल रहा है तो 5 ले लेंगे। 2 4 3 2 दूना 4 5 20 हो गया। तो यानी मसा इसका 20 हो गया। अब देखिए अब लेंगे लसा की बात हो रही है तो हम बोले कि अधिकतम घात वाला के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वही मेरा लसा हो जाएगा। तो हम 2 का घात देखेंगे तो इसमें 3 बार अधिकतम आया तो 3 बार लिख देंगे, और 3 एक बार है तो एक बार 3 लिखेंगे। 5 दोनों में एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। और 2 4 2 8 25 40 120 हो गया लसा। तो ये है अभाज्य गुणनखंड में से लसा और मसा निकालना। तो हम एक आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सबसे पहले नहीं अगर आता है तो इस तरह से पहले बनाना सीखिए, तब इस तरह से डायरेक्ट बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हो जाएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से सिखाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे एक और क्वेश्चन में विचार किया जाए। जैसे 96 है और 404 है, तो 96 का गुणनखंड तोड़ा जाएगा तो 2 से तोड़ेंगे तो 48 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 पर 2 4 2 चौका 8 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 3 आएगा। 404 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे 202 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 101 आएगा। इस तरह से मैं देख रहा हूँ 96 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 का बार हुआ 1 2 3 4 5, 2 के घात 5 बार आ गया और ये 3 हो गया। और 404 जो है इसका 2 घात 2 बार आया और यहाँ 101 बार आया। अब हम कहते हैं इसका मसा क्या होगा, तो मैं बोला हूँ कि जो न्यूनतम घात वाला होगा उसके गुणनफल अगर जो भी होगा वो लिख देंगे तो मसा निकल जाएगा। नहीं गुणनफल मिलता तो जो का तेगु मिलेगा तो एक ही घात निकाल लीजिए। तो इसमें न्यूनतम घात कौन है, 2 घात 2 बार, इसमें 2 घात 5 में तो 2 घात 2 भी आ जाएगा, फिर 2 घात 2 बार हो जाएगा। मतलब इसका मसा कितना हो गया, 4 हो गया। अगर इस तरह से नहीं आता तो आप 5 बार 2 लिख दीजिए, 2 बार 2 2 बार 2 लिख दीजिए, जो थोड़ा देर पहले बताया थे। और दोनों में जो 2 बार जो सेम मिल रहा है, जो भी जो बार सेम मिल रहा है उसको गुणनफल के रूप में लिख दीजिएगा, वही आपका मसा हो जाएगा। और लसा बोला कि दी गई संख्या जो उसका अधिकतम घात वाला होना चाहिए, तो अधिकतम घात 2 बार 5 है तो ये 2 के घात 5 हो गया। 3 के घात 1 बार तो 1 बार, 101 घात 1 बार, 2 के 5 बार 32 होता है, 32 3 96 होता है, और 101 में गुना करेंगे 96 आपका लसा निकल गया। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड माध्यम से मसा और लसा निकालना सिखाया। अब इसके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन है जो इसका मतलब हम लोग सूत्र के माध्यम से कहते हैं। तो अब आएंगे उस सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो अब इस सूत्र कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर लसा गुना मसा होता है। ठीक, ये है आपका इनका एक कथन। अब लसा यदि निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा।
अगर यदि मसा निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। अगर एक संख्या निकालना होगा तो एक संख्या बराबर होगा लसा गुना मसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना होगा तो हम कह सकते हैं लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। तो एक फॉर्मूला मेन है ये, अगर ये याद रहता है तो आप आसानी से ये चार फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि याद रहता है तो आप आसानी से लसा मसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया। अब इस पर आधारित मैथ आता है तो हम अगले स्टेप में मैथ आपको सिखा दूंगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जांच कैसे होगी। दो संख्या गुणनफल देगा, दो संख्या गुणनफल जो है उसका लसा गुना मसा हम निकालेंगे। तो जांच करके भी बताना है कि इसका इतना बराबर होता है कि नहीं होता है। चलिए जांच भी मैं करके सिखाता हूँ। तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट मारना तो ले सकते हैं, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो देखेंगे अगला स्टेप है इसकी जांच। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, इसमें दो संख्या लेता हूं, 156 है, 156 लिया हूं और 148 लिया। ठीक, अब मैं इसको लसा मसा निकालूंगा। तो बोला है ना 156 को आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, 2 सते 14, 15 में से 14 एक आएगा, 1 पर 6 16, 2 8 16 हुआ, 2 से कटाएंगे तो 19 दूना 38, 2 3 6 हो जाएगा, 19 दूना 38, 9 दूना 18 हो गया। ये 3 से टूटेगा तो 13 3 39 आएगा। 148 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे तो 2 सते आएगा, 2 चौका 8 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 37 दूना 74 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका गुणनखंड इतना ही टूट रहा है। 156 का गुणनखंड तोड़े हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आया। ठीक, अब उसके बाद 128 को तोड़े हैं तो 2 गुना 2 गुना 37 आया है। और इसमें अब हमको मसा निकालना है, तो मैंने कहा हूँ मसा वही संख्या हो सकता है जो सबसे न्यूनतम घात वाला होगा। तो 2 बार न्यूनतम घात आ रहा है, वही आपका मसा हो गया। अब लसा की बात आ रही है तो 2 बार दोनों में 2 2 बार एक ही बार लिखाएगा कोई। 3 एक बार है, 13 एक बार है, 37 एक बार है। अब इसका गुना करना ही सबसे बड़ा गुणवत्ता होगा। 2 गुना 4 तिहाई 12, 12 गुना 13 करेंगे। ठीक है ना, तो 12 13 156 हो जाता है। अब 37 से गुना करना तो थोड़ा सा रफ कर लीजिए। 37 से गुना करना है तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 5 7 105 और 4 109 हुआ। 3 6 18, अपने 45 1 46। अब आप गुना कर लीजिए, 9 8 17 6 1 7 4 1 5, यानी पूरा टोटल गुना होगा 5 7 7 2 आएगा। यानी इस तरह से इसका लसा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी जांच कैसे करेंगे। क्या जांच वाकई में करने पर ये यदि बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है लसा गुना मसा होती है। तो चलिए हम जांच करता हूँ, यहाँ जांच लिख सकते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल देखा जाए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 156 गुना 148। ठीक है, अब इसका गुना जो होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आएंगे, इसको मिटाता हूँ। अब हम देखेंगे मसा गुना लसा क्या आती है। तो 4 गुना 5 7 7 2, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 से 28 से 2 30 की जगह 3, 5 का 20 और 3 23। यानी इसका इन दोनों का गुणनफल इतना ही आना चाहिए। तो थोड़ी सी इसकी गुना जो है कठिन है,
तो क्या आपसे गुना हो जाए कि हम कर दें? तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ, हमारे हिसाब से गलती नहीं होना चाहिए, ये ही राइट होगा, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो हम अतः कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह लसा गुना मसा के बराबर होता है। इस तरह से जांच हम कर दिए। तो इस तरह से कोई भी दो संख्याओं के गुणनफल जो होता है अपने लसा गुना मसा के बराबर होता है। अब एक दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तीन संख्याओं का गुणनफल नॉट इक्वल टू लसा गुना मसा, यानी हमारा कहने मतलब है तीन संख्या अगर लेकर उसका लसा और मसा निकालते हैं तो उसका गुणनफल जो होता है उसके बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। अब उस पर भी हम आपको जांच करके बताते हैं। थोड़ी सी इसका मिस्टेकिंग और हो सकता है, तो आप अपना गुना करके मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुना करना टाइम का लॉस है। तो थोड़ी समय आपसे बचाव करके मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आप अपना गुना करके मैनेज कर सकते हैं। तो अब तीन संख्याएं पर मैं लेता हूं, जैसे तीन संख्याएं पर सवाल है। ये तीसरा, चलिए कोई मैं नंबर से मतलब नहीं है। 6, 20, एक 6 लिया, एक 20 लिया और एक संख्या मैं लेता हूं 120। ये तीन संख्या हो गया। तो इस तीन संख्याओं का भी गुणनखंड विधि से हम तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो बोलता है, तोड़ेंगे तो ये 10 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 120 को तोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से तोड़ेगा तो 5 आएगा। यानी 60 की इस तरह से 2 गुना 3 आया, और 20 का देख 2 गुना 5 आता है, और 120 को देख रहा हूँ तो 2 गुना 5 आता है। इस तरह से हम देखिए मसा निकालें तो क्या आया, इस तरह से हम देखें मसा निकालें तो जो मैंने सबसे छोटा घात बताया हूँ, तो दोनों तीनों में एक बार 2 ही मिल रहा है, बाकी तो अब मिल नहीं रहा है। इसमें 5 है, उसमें नहीं है, इसमें 2 उसमें नहीं है, अब इसमें 3 है, बाकी के नीचे नहीं है। और लसा जो होती है अधिकतम घात, जो बड़ा घात होगा, तो अधिकतम घात 2 है 2 बार, उसके बाद 3 घात अधिकतम 1 बार है, 5 का अधिकतम घात 1 बार है। तो 2 दूना 4, 4 3 12 25 60। ये तो मिस्टेकिंग हुआ हमसे बहुत बड़ा, 1 2 यहाँ छूट गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार 2 देंगे और 5 देंगे। तो अब तो यहाँ पर हालांकि मसा 2 ही आएगा, इसमें एक और मेरा 2 होगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पे 5 आया। तो 2 4 8 25 40 यहाँ 120 हो गया, यानी मसा या 2 लसा हुआ 120। तो देखिए तीन संख्या गुणनफल जांच में दिखा रहा हूँ, तीन संख्याओं का गुणनफल जो है लसा गुना संख्या, तीन संख्या गुणनफल लेंगे 6 गुना 20 गुना 120 करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुना 12, यानी 120 में 120 से गुना करेंगे तो 12 बराबर 144, यानी 14,400 आएगा। अब लसा गुना मसा करेंगे तो देखिए कितना आया, 2 गुना 120 आया, 12 गुना 24, 240, जो कि नॉट इक्वल टू है तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा नॉट इक्वल टू होगा। ये आपका साबित हुआ। तो प्यारे छात्रों, मैं आप लोग को आज यहीं तक कर लेता हूँ। अब कल हम इस पर लसा और मसा का पूरा ओनली फॉर हॉट ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा, और आप कल का वीडियो यदि नेक्स्ट बनाऊंगा तो वो भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, देखना है। कैसे, तो उसमें आपको लसा, जैसे मान लीजिए ये एलसीएम है, एक सपोर्ट डेट है, ये एलसीएम मान लीजिए 60 है, और एचसीएफ मान लीजिए हमारा 5 है, तो इसकी दो संख्या क्या होगी। अजीब सा सवाल है। मान लीजिए हम लसा मसा आपको दे दिया, तो उसकी दो संख्या बताइए, कौन ऐसी संख्या होगी लसा मसा का। आपको मैंने दो लसा दे दिया 60, मसा दे दिया 5, तो बताइए ऐसी दो संख्या का लसा मसा होगा तो कौन सा संख्या होगी, बताइए जरा।
तो इस पर मैं आप लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और लेकर आऊँगा। और इतना ही के लिए आपको ऐसे अलविदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।